स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। आज मैं आप सभी के लिए सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक हर्षवर्धन कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेनली हर एग्ज़ाम में देखा गया है हर्षवर्धन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहा है। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने रियलाइज़ किया था कि हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए नोट्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, मेनली इंग्लिश, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है उनको। सो दैट्स वाई स्टार्टेड दिस चैनल। और अगर ये नोट्स हेल्पफुल हो आपके लिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो हमारा पहला टॉपिक है हर्षवर्धन कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे एंसेंट इंडिया के। इन्होंने 606 से लेकर 647 AD तक रूल किया था, जो कि 40 ईयर्स का रेन माना जाता है। और इनका जो लॉन्ग पीरियड था रूलिंग पीरियड का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, बिकॉज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पूरे नॉर्थ इंडिया में इस टाइप में देखा जा रहा था। और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन तभी ख़त्म हुआ जब हर्षवर्धन ने असेंड किया थ्रोन, और इनकी जो पॉलिसीज़ थी पीस और वॉर की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। सो इस ग्रेट रूलर की जो भी वो थी हिस्ट्री थी, उन्होंने क्या किया कि एक एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर ऐड किया, मीन्स ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइज ऑफ हर्षा। हर्षा का राइज कैसे हुआ। मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है जो कि है मोखारी किंगडम। सो उस टाइम में मोखारी किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम थी नॉर्थ इंडिया की, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी में रूल करती थी। और इन्होंने इनके चलते ही राइज हुआ पुष्यभूति डायनेस्टी का, जिस डायनेस्टी से हर्ष बिलोंग करते थे। Harsha sister was married to Mokhari king Grahavarman. This friendly alliance between Mokhari and Pushyabuti increased the prestige of Pushyabuti dynasty. हर्षा की जो बहन थी उनकी शादी हो गई थी ग्रहावर्मन से। उनकी बहन का नाम था राजश्री, और इस मैरिज अलाइंस के चलते जो प्रेस्टीज था पुष्यभूति का, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। Mokhari king Ishanavarman defeated Hunas repeatedly, as a result of which Pushyabutis were now safe as they came on the way from where the Turkish invaded. जो मोखारी किंग ईशान वर्मन थे, वो बार बार हुनास को डिफीट करते थे, जिसके चलते पुष्यभूतिस हमेशा सेफ रहता था, बिकॉज वो उसी इन्वेडर्स जिस पाथ से आते थे उधर ही पुष्यभूतिस का डायनेस्टी आता था। तो अगर ईशान वर्मन जब डिफीट बार बार करते थे तो मोखारी के पुष्यभूतिस किंगडम भी सेफ हो जाता था। उस टाइम में पुष्यभूति जो था एक माइनर डायनेस्टी था, मतलब छोटा सा डायनेस्टी था, जो कि नॉर्थ इंडिया में था, और उनका कैपिटल कहाँ था, थानेश्वर। पहले पुष्यभूतिस का कैपिटल था थानेश्वर। फिर मोखारी पावर कब ख़त्म हुआ, जब बंगाल के रूलर शशांक और देवगुप्त, जो कि मालवा के रूलर थे, उन्होंने ग्रहावर्मन को मार दिया। ग्रहावर्मन को मारने के बाद क्या हुआ कि हर्षा के जो एल्डर ब्रदर थे राज्यवर्धन, वो चले गए अपनी बहन के किंगडम को बचाने के लिए। बट देवगुप्त ऑफ मालवा एंड शशांक ऑफ बंगाल ऑल्सो किल्ड हिम। सो ये न्यूज़ सुनकर जो फादर थे हर्षवर्धन के, उनकी भी मौत हो गई। सो उनके डेथ के बाद हर्षवर्धन को ही गद्दी को संभालना था, और उन्होंने 606 AD में थ्रोन को असेंड कर लिया। अब आता है लाइफ ऑफ हर्षा। तो हर्षवर्धन एक ग्रेटेस्ट रूलर थे एंसेंट इंडिया के। ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन एंड यशोमती ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। सो हम देख सकते हैं कि उनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन एंड हिज मदर वॉज यशोमती, एंड ही बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी। इनके ब्रदर थे राजवर्धन एंड अ सिस्टर कॉल्ड राजश्री। उनके कैपिटल थानेश्वर था, लेकिन जब इन्होंने असेंड किया थ्रोन, उसके बाद इन्होंने अपना कैपिटल तांजोर को बना लिया था, कन्नौज को बना लिया था कि अपना कैपिटल। सो वेन शशांक, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, शशांक और देवगुप्त ने क्या किया था, अटैक किया ग्रहावर्मन पर और उन्हें मार दिया। उसके बाद राज्यवर्धन गए प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बहन के किंगडम को, बट वो भी मारे गए, और प्रभाकर वर्धन ये न्यूज़ सुनकर उनकी डेथ हो गई शॉक से। सो इस सिचुएशन में 606 AD में हर्षवर्धन को थ्रोन असेंड करना पड़ा, और उन्होंने जैसे ही थ्रोन असेंड किया, उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की, दिग्विजय की और मिलिट्री कैंपेन की। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया लाइफ ऑफ हर्षा। अब हम आते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ हर्ष। तो कन्क्वेस्ट ऑफ हर्ष में पहला आता है कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो जब उन्होंने थ्रोन असेंड किया तो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। पहले तो उन्हें रिवेंज लेना था। किससे लेना था? मर्डरर से, जिन्होंने उनके ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ को मारा था, उनके मर्डर किया था।
और अपनी बहन को भी बचाना था एनिमीज़ के कैप्टिविटीज़ से। हर्षा मेड अलायंस विद भास्कर वर्मन और कमरूपा। भास्कर वर्मन जो थे वो कमरूपा असम को कहा जाता था उस टाइम, वहाँ के रूलर थे, और उन्होंने उनसे फ्रेंडशिप अलायंस बनाई। फिर उन्होंने विंध्यन फॉरेस्ट में गया और अपनी बहन को बचाया, और कहा जाता है कि जैसे ही विंध्यन फॉरेस्ट में पहुँचे वैसे ही उनकी बहन एक नदी में डूबकर मरने वाली थी, बट उन्होंने टाइम रहते उससे बचा लिया। देन ही मार्च टू डिफीट शशांक विद अ ह्यूज आर्मी। फिर वो बंगाल की तरफ गए और शशांक को हराने के लिए, और एक बुक है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, क्या है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, उसके मुताबिक क्या है कि दोनों रूलर्स के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसमें शशांक हार गया था, और ये जो हर्षवर्धन थे वो विक्टोरियस हुए थे। देन है 5 इंडीज़। तो हर्षा के टाइम पे कहा जाता है कि वो इतने बड़े कनकरर थे कि उन्होंने 5 एरियाज़ को अपने अंदर ले आया था, और वो उनको कहा जाता था लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द नॉर्थ। ये 5 इंडीज़ कौन कौन से थे? देवर, उड़ीसा, गौड़, मिथिला, कन्याकुमारी एंड सवराष्ट्र। सवराष्ट्र उस टाइम पंजाब का नेम है, और गौड़ बंगाल का नेम है। गौड़ मीन्स बंगाल एंड सवराष्ट्र मीन्स पंजाब। फिर आता है थर्ड वन इज कन्क्वेस्ट ऑफ नेपाल एंड सिंध। अकॉर्डिंग टू बनभट्ट, हर्षा सीम्स टू हैव सबड्यूड सिंध एंड अ लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन्स। बनभट्ट के मुताबिक क्या है कि हर्षा ने क्या किया था, सिंध पर भी अपना कब्जा जमाया था, और लैंड ऑफ स्नोवी माउंटेन्स। स्नोवी माउंटेन्स यहाँ मेनली नेपाल को कहा गया है। रूलर ऑफ कमरूपा मीन्स ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि असम था, वो उनके गुड फ्रेंड थे, और उन्होंने ध्रुव सेना 2 पर भी अटैक किया था, जो कि वल्लभी के रूलर थे, गुजरात मीन्स। और इन प्रोटेक्शन के लिए ध्रुव सेना ने क्या किया, एक अपनी बेटी की शादी उनके साथ करवा दी, ताकि मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते वो उन पर अटैक ना करें और वो बच जाएँ। सो ये सब था उनका कन्क्वेस्ट। देन लास्ट कन्क्वेस्ट इज कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। हर्षा कन्क्वेस्ट ऑफ डिकेन सफर्ड अ सेटबैक फॉलोइंग द डिफीट इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम बाय पुलकेशिन II ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। डिकेन में वो हार गए थे पुलकेशिन II से, जब नर्मदा हर्षा चाहते थे कि सदर्न इंडिया को भी वो रूल करे, जिसके चलते उन्होंने नर्मदा रिवर क्रॉस करके जाना शुरू किया, लेकिन पुलकेशिन II जो थे उन्होंने उन्हें हरा दिया। और ये अहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है। स्टूडेंट्स, इतना ही था कन्क्वेस्ट के बारे में। अब हम आके देखते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर्षा गवर्नड हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन्स एज गुप्ता डिड, एक्सेप्ट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। हर्षा मेनली गवर्न करते थे जिस तरह गुप्ता गवर्न किया करते थे, बस डिफरेंस यही था कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूडल था, मतलब फ्यूडल लॉज थे, और डिसेंट्रलाइज था, मतलब पावर का डिवीजन हुआ था। It is stated that Harsha had 1 lakh horses and 60,000 elephants in his army, which is astonishing. Harsha could possess a large army only if he could mobilize the support of all the feudatories at the time of war. Evidently, every feudatory contributed his quota of footmen and horses and thus made the imperial army vast in number. यहाँ इस पॉइंट के कहने के मुताबिक ये कि हर्षा का जो मिलिट्री में था उनके पास 1 लाख हॉर्सेस थे एंड 60,000 एलिफेंट्स थे, विच मीन्स कि जो भी फ्यूडेटरी जो सप्लाई करते थे हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वो वॉर के टाइम में अवेलेबल होते थे और उन्हें सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है द चाइनीज पिलग्रिम यूएन शैंग इन्फॉर्म अस दैट द रेवेन्यूज ऑफ हर्षा वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। First was to pay the officials, second for meeting state expenses, third was for intellectuals, and fourth was for charitable works such as donations and cultures etc. तो हमारे जो हुएन शैंग थे, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, जो इंडिया आए हुए थे हर्षा के टाइम पे, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो हर्षा का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसका फर्स्ट पार्ट था, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते थे, और उसका फर्स्ट पार्ट 1/4 किसको जाता था, ऑफिशियल्स की सैलरी के रूप में। सेकेंड पार्ट जाता था स्टेट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे स्टेट में होते हैं। थर्ड पार्ट इंटेलेक्चुअल्स के लिए, स्कॉलर्स जो कोर्ट पोएट्स थे, कोर्ट हिस्टोरियंस थे, जो भी थे। एंड फोर्थ पार्ट चैरिटेबल वर्क्स में जाता था, दैट इज डोनेशंस एंड कल्चरल वर्क्स। देन फिर आता है, इट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द फ्यूडल प्रैक्टिस ऑफ रिवॉर्डिंग एंड पेइंग ऑफिसर्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड सीम टू बिगिन अंडर हर्षा। दिस एक्सप्लेन्स दैट वाई वी डू नॉट हैव टू मेनी कॉइन्स इशूड बाय हर्षा। कहा जाता है कि इसी टाइम में क्या हुआ था कि जो भी ऑफिसर्स थे उन्हें सैलरी के बजाय लैंड देना शुरू कर दिया गया, और यही एक्सप्लेन करता है कि उस टाइम में कॉइन्स कम क्यों हुआ करते थे। बिकॉज कॉइन्स अगर कम होंगे तभी कॉइन्स कम हुआ करते थे, बिकॉज जो पेमेंट हुआ करता था वो लैंड के फॉर्म में हुआ करता था।
Law and order was not maintained properly because Wen Shang was himself robbed while passing through Central Asia. Robbery was considered to be the second treason for which the right hand of the robber was amputated. कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था बिकॉज जो हिन शैंग थे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो 2 बार रॉब किए गए थे जब वो सेंट्रल एशिया से पास कर रहे थे। और अगर किसी को रॉबरी करते हुए पकड़ लिया जाता था, रॉबरी मीन्स चोरी डकैती करते हुए पकड़ लिया जाता था, तो उस रॉबर के राइट हैंड को एम्प्यूटेट मतलब काट दिया जाता था। Harsha's political admin system was secular. He didn't impose his personal faith on people. So हर्षा का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेक्युलर बिहेवियर था उसका। वो इम्पोज नहीं करते थे अपना पर्सनल फेथ किसी के भी ऊपर। हर्षा अचीव्ड अ नंबर ऑफ मिलिट्री एंड achievement. He conquered Eastern India and had the title of Magad Raj. He also conquered Bhuj region successfully. So हर्षा ने बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री अचीवमेंट हासिल किया था और कहा जाता है कि उन्हें ईस्टर्न इंडिया कनकर करने के चलते मगध राज भी कहा जाता था और उन्होंने भुज रीजन भी सक्सेसफुली अपने अंदर कनकर कर लिया था। हर्षा established a strong and efficient administration. There was peace and stability all around during his reign. The people were happy. They enjoyed a high degree of liberty in public and personal life. People were not required to register themselves. The next one is the burden of taxes was light as only 1/8 of the produce was collected by state as land revenue. जो burden था टैक्सेस का, जो भी भार था टैक्सेस का, वो बहुत ही ज़्यादा कम था बिकॉज ओनली 1/8 जो भी 8 भाग में से सिर्फ 1 भाग ही देना रहता था एज अ लैंड रेवेन्यू टू द रूलर। सो हमने देख लिया हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन, कन्क्वेस्ट, लाइफ, कैरियर एक्सेट्रा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसका PDF जो भी नोट्स हैं वो मैं एज अ PDF बनाकर आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर डाउनलोड करना और उसे लिख कर आना एग्ज़ाम में। आई गारंटी यू 100% आई कैन गारंटी यू कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में बिकॉज ऐसा नोट्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता इतना लिखा हुआ 6 पेजेस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।